आपको मेडिएवल हिस्ट्री देखिए, ये आपको मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के अंदर मेडिएवल हिस्ट्री का ये पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के अंतर्गत हमारा अध्याय 7 दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी में 14वीं सदी में प्रसार और पतन के बारे में पढ़ेंगे। 14वीं सदी में प्रसार और पतन, खलजी और तुगलक। तो आपको अध्याय 7 में आपको दिल्ली सल्तनत है, इसमें आपको 14वीं सदी में आपको प्रसार और पतन जो हुआ, जो खलजी और तुगलक के साथ समय में आपको उनके बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाएगा इस अध्याय में। तो हम आइए इसके बाद फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अध्याय 7 आपको देखिए दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी में प्रसार और पतन, खलजी और तुगलक की बात यहाँ पर करते हैं। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में फिर कुछ समय तक आपको अवस्था फैली रही। बलबन का नियुक्त किया हुआ उत्तराधिकारी शाहजादा मोहम्मद पहले ही मंगोलों के साथ एक लड़ाई में मारा गया था। उसके दूसरे बेटे बुगरा खान ने बंगाल और बिहार पर शासन करने को वरीयता दी। हालांकि दिल्ली के अमीरों ने उसे हुकूमत संभालने के लिए आमंत्रित किया था। इससे बलबन के एक पोते को दिल्ली में तख्त पर बिठाया गया, लेकिन वो इतना छोटा और अनुभवहीन था कि इस स्थिति को संभाल नहीं सकता था। उच्च पदों पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को लेकर काफ़ी नाराजगी थी और उसका विरोध हो रहा था। खलजियों जैसे अनेक गैर तुर्क गोरी आक्रमण के समय भारत में आ चुके थे। उन्हें दिल्ली में कभी पर्याप्त मान्यता नहीं मिली और आगे बढ़ने का अवसर पाने को उन्हें बंगाल और बिहार में जाना पड़ा। उन्हें सैनिकों के रूप में भी रोजगार मिला और उनमें से बहुतों को मंगोल चुनौती का सामना करने को उत्तर पश्चिम नियुक्त किया गया था। कालांतर में अनेक भारतीय मुसलमान भी कुलीन वर्ग में शामिल हो चुके थे, जैसा कि बलबन के खिलाफ इमादुद्दीन रेहान को लाए जाने के ढंग से पता चलता है। जैसा कि बलबन के खिलाफ आपको इमादुद्दीन रेहान को लाए जाने के ढंग से पता चलता है। कुछ पदों से वंचित किए जाने पर उनमें भी असंतोष था। नासिरुद्दीन महमूद के बेटों को किनारे करके बलबन ने स्वयं दिखा दिया था कि एक सुस्थापित राजवंश के वंशजों को दरकिनार करके एक सफल सिपह सलार स्वयं गद्दी पर बैठ सकता था, बशर्ते उसे कुलीनों और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। खलजी का शासन का 1290 से लेकर आपको 1320 ईस्वी तक रहा। लेकिन इन कारणों से जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी कुलीनों के एक दल ने 1290 में बलबन के निकम्मे उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिम सीमा का प्रधान रक्षक था और मंगोलों के खिलाफ उसने अनेक सफल लड़ाइयाँ लड़ी थी। कुलीनों के गैर तुर्क भाग ने खलजी विद्रोह का स्वागत किया। खलजी मिश्रित तुर्क अफगान मूल के थे। उन्होंने तुर्कों को उच्च पदों से बाहर तो नहीं रखा, पर खलजियों के सत्तारोहण ने उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को अवश्य समाप्त कर दिया। जलालुद्दीन खलजी मात्र 6 वर्षों तक शासक रहा। उसने बलबनी हुकूमत के कुछ कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। और चूंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज सही अर्थों में इस्लामी राज नहीं हो सकता। देखिए फिर से हमने क्या कि जलालुद्दीन खलजी मात्र 6 वर्षों तक शासक रहा। उसने बलबनी हुकूमत के कुछ कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। मतलब जलालुद्दीन खलजी ने आपको बलबनी हुकूमत के कुछ कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह विचार सामने रखा कि जलालुद्दीन खलजी ने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। और चूंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज सही अर्थों में इस्लामी राज नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर और कठोर दंडों से परहेज कर कुलीन वर्ग की सदिच्छा जीतने का प्रयास भी किया। लेकिन उसके समर्थकों समेत अनेक व्यक्ति इसे एक कमजोर नीति मानते थे जो समय के अनुकूल न थी। दिल्ली सल्तनत को अनेक अंदरूनी और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा था और इस कारण असुरक्षा की भावना व्याप्त थी रही। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने पलट दिया, जो अपने विरोधियों को कठोर दंड देता था। अलाउद्दीन खलजी का जीवन का 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा।
तो अलाउद्दीन खिलजी का जीवन का 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का जीवन का 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन का जीवन का आपको जीवन का शासन का आपको 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और सब सूर जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। अपने देखिए अवध का अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और सब ससुर जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिरी पर हमला कर अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने का करा गया था। करा मतलब जगह का नाम है करा गया, तो उसने अपनी अधिकांश सेना को पीछे छोड़ दिया और कुछ ही अनुयायियों को साथ लेकर उसने गंगा पार की ताकि उसका भतीजा भाग ना खड़ा हो। अपने चाचा का कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने चांदी जमकर खेल खेलते हुए अधिकांश कुलीनों और सैनिकों को अपनी ओर कर लिया। लेकिन कुछ समय तक अलाउद्दीन को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ चिढ़े हुए अमीर और कुछ अलाउद्दीन के अपने संबंधियों की बगावतों का अपने विरोधियों को आतंकित करने का अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर और निर्मम तरीके अपनाए। सोने के मोह उसकी और आने वाले अधिकांश अमीर या तो मार डाले गए या बर्खास्त कर दिए गए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। और उसने अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी। जलालुद्दीन के समय में ही कुछ हजार मंगोल इस्लाम अपनाकर दिल्ली में बस चुके थे। अलाउद्दीन उन सब का सफाया कर दिया, क्योंकि इन नव मुस्लिमों ने गुजरात की लूट के और बड़े हिस्से की मांग करते विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन इन विद्रोहियों के बीवी बच्चे को भी कठोर सजाएं दी। इतिहास का वर्णन के अनुसार एक नई प्रथा थी और इसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। अलाउद्दीन अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। उनके भोज या समारोह आयोजित करने पर या सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। हाँ, देखिए क्या कि प्रायः मध्य एशिया कबीलों से संबंध रखने वाले शक्तिशाली कुलीनों के बीच विवाह संबंध गुटबंदियों या विद्रोह के आधार पर हुआ करते थे। ऐसे संबंध बनाने और उनके लिए आयोजित दावतों को हतोत्साहित करने के उसने शराब और नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर जो कुछ कहते और करते थे उससे सुल्तान को बाखबर रखने के लिए उसने एक जासूस सेवा की स्थापना भी की। इस निर्मम उपायों से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरह ताजदार का अधीन बना दिया। उसके जीवन काल में फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उसके उपाय राजवंश के लिए हानिकारक साबित हुए। पुराना कुलीन वर्ग नष्ट कर दिया और नए कुलीन वर्ग को दिल्ली में सत्तारूढ़ होने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा दी गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह बात स्पष्ट हो गई। उसके चहेते मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया तथा अमीरों के किसी विरोध का सामना किए बिना उसके दूसरे बेटे को कैद कर लिया या अंधा बना दिया। इसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर मारा गया और हिंदू से मुस्लिम बन जाने वाले एक व्यक्ति मलिक खुसरो तख्त पर बैठा। उस समय के इतिहास का खुसरो को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने का दोषी ठहराते हैं। उस समय के इतिहास का खुसरो को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने का दोषी ठहराते, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले के किसी शासक से बुरा नहीं था और न कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता से उसके खिलाफ खुलकर विरोध व्यक्त किया। देखिए, ना कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध व्यक्त किया। यहाँ तक कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भी उसके तोहफे को स्वीकार करके उसे मान्यता दी। इसका एक सकारात्मक पहलू भी था। इससे पता चलता है कि दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्ली विचारों में बहते नहीं थे तथा किसी भी समर्थ व्यक्ति की अधीनता मानने के तैयार थे, चाहे उसकी पारिवारिक या नस्ली पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे कुलीन वर्ग के सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने में सहायता मिली। लेकिन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत का परचम बुलंद किया। उन्होंने खुली बगावत की तरह राजधानी के बाहर एक कड़ी जंग में मलिक खुसरो हारा और मार डाला गया। अब तुगलक का शासन का 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया राजवंश कायम किया जो 1412 तक शासन करता रहा। तुगलकों ने तीन सुयोग्य शासक दिए, गयासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक को 1324 से 1351 ईस्वी तक, और आपको भतीजा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक।
पहले दो सुल्तानों के साम्राज्य में लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज का साम्राज्य कुछ छोटा था, पर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के लगभग बराबर तो था ही। फिरोज का साम्राज्य कुछ छोटा था, पर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के लगभग बराबर तो था ही। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और उत्तर भारत अनेक छोटे राज्यों में बंट गया। यूँ तो तुगलक 1412 तक शासन करते रहे, पर 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जा सकता है। हम पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली सल्तनत को उल्लेखनीय प्रसार विचार करेंगे और फिर सल्तनत में इस काल में किए गए विभिन्न आंतरिक सुधारों और सल्तनत के विघटन कारणों का छानबीन करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रसार हम देख चुके। अजमेर और उसके कुछ पड़ोसी क्षेत्रों समेत पूर्वी राजस्थान किस तरह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया। हालांकि परवन के समय में रणथंभोर जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज था, सल्तनत के हाथ से निकल गया था। जलालुद्दीन ने रणथंभोर पर हमला तो किया, पर उससे रणथंभोर पर अधिकार जमाना काफी मुश्किल लगा। इस तरह दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर है। अलाउद्दीन के सत्तारोहण के बाद एक नई स्थिति विकसित हुई। 25 वर्षों के अंतराल में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने न केवल गुजरात और मालवा पर कब्जा किया और राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अधीन बनाया, बल्कि दक्कन और मदुरै तक दक्षिण भारत को भी लौट डाला। कालांतर में इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। प्रसार इस नए युग का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह प्रसार अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रसार के इस नए चरण के लिए किस तरह धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इस समय मालवा, गुजरात और देवगिर पर राजपूत राजवंशों का शासन था, जिनमें से अधिकांश 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ में अस्तित्व में आए थे। गंगा की वादी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद इन राजवंशों ने शायद ही अपने पिछले तौर तरीके बदले थे। इसके अलावा उनमें से हर एक पूरे क्षेत्र पर अधिकार के लड़ रहा था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के काल में जब तुर्कों ने गुजरात पर हमला किया, तो मालवा और देवगिर दोनों के शासकों ने उस पर दक्षिण से हमला कर दिया। मराठा क्षेत्र में देवगिर के शासक बराबर वालंगल तेलंगाना क्षेत्र के और होयसर कर्नाटक क्षेत्र के साथ कुछ युद्धरत थे। लेकिन उधर होयसर भी अपने पड़ोसी पांड्य तमिल क्षेत्र के साथ युद्धरत थे। उनकी आपसी शत्रुता का कारण न केवल मालवा और गुजरात पर विजय पाना आसान हो गया, बल्कि किसी भी आक्रांता और दक्षिण में अधिकाधिक दूर तक जाने का रास्ता मिलता गया। देखिए, गुजरात की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कई ठोस कारणों से तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात पर अधिकार करना जरूरी लग रहा था। देखिए, ये क्षेत्र न केवल उपजाऊ और आबाद थे, बल्कि गुजरात हस्तशिल्प उत्पादन का विशेषकर साधारण और उम्दा दोनों प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र था। खंबायत केम्ब जैसे बंदरगाह ईरान, लाल सागर और अफ्रीका के देशों के साथ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ भी लाभकारी व्यापार चला रहे थे। देखिए, ये बंदरगाह गंगा की वादी के मालों के लिए भी निकासी के मार्ग थे। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेशी व्यापार से बहुत सा सोना चांदी यहाँ आता था, जिससे इस क्षेत्र के शासकों ने जमा कर रखा था। दिल्ली के सुल्तानों को गुजरात पर शासन स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि उनकी सेनाओं के लिए घोड़े की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण स्थापित हो सके। मध्य और पश्चिमी एशिया मंगोलों के उदय तथा दिल्ली के सुल्तानों के साथ उनके संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में से दिल्ली के उम्दा घोड़ों की आपूर्ति में कठिनाइयां आने लगी थी। पश्चिमी बंदरगाह में आपको देखिए, पश्चिमी बंदरगाहों से भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं सदी से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण मद था। 1299 के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध सिपाही सलारों में से दो की कमान में से एक सेना राजस्थान के रास्ते गुजरात पर चढ़ आई। रास्ते में उसने जैसलमेर पर धावा बोल कर कब्जा कर लिया, जो गुजरात का राजा भौचक्का रह गया और लड़े बिना ही भाग खड़ा। गुजरात के प्रमुख नगर तबाह कर दिए गए। इनमें अहिलवाड़ा भी था, और जहाँ अनेक पीढ़ियों द्वारा अनेक सुंदर भवन और मंदिर बनवाए गए थे। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका 12वीं सदी में पुनर्निर्माण कराया गया था, लूट कर तबाह कर दिया गया। इस प्रकार बहुत सारा लूट का हाथ लगा। खंबायत के धनी मुस्लिम सौदागर भी नहीं बख्शे गए। बाद में दक्षिण भारत में अभियानों का नेतृत्व करने वाला मलिक काफूर यहीं पकड़ा गया था। उसे अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया और जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन बैठा। गुजरात अब दिल्ली का अधीन आ गया। जिस तीव्रता और आसानी से गुजरात जीता गया, वह संकेत देता है कि गुजरात का शासक अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय नहीं था। लगता है कि उसके एक अमात्य ने जिसकी पत्नी को राजा जबरन उठवा लिया था।
गुजरात पर हमले के लिए अलाउद्दीन से संपर्क किया था और उसकी सहायता की थी। यह भी संभव है गुजरात की सेना सुप्रशिक्षित न हो और प्रशासन ढीला ढाला हो। देवगिर के राजा रामचंद्र की सहायता से सत्ताच्युत राजा रायकर्ण ने दक्षिण गुजरात के एक भाग पर अधिकार बनाए रखा। जैसा कि हम देखेंगे, यह दिल्ली और देवगिर की याद दिल्ली और देवगिर के दिल्ली और दिल्ली और देवगिर के यादवों के बीच युद्ध का एक और कारण था। देखिए, अब राजस्थान की बात है। हम देखिए, राजस्थान गंगा की वादी और गुजरात के बीच से एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन राजस्थान में अपने इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसलिए आपको गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत अभी हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए राजस्थान का देखिए राजस्थान गंगा की वादी और गुजरात के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसका ध्यान रणथंभौर ने खींचा और जहाँ पृथ्वीराज के चौहान वंशजों का शासन था, उसके शासक हमीर देव ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध के अनेक अभियान चलाए थे। धार के राजा भोज और मेवाड़ के राणा पर विजय पाने का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। लेकिन यही जीत उसका काल साबित हुई। गुजरात के अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय मंगोल सैनिकों के लूट के माल में हिस्से का विवाद उठने पर विद्रोह कर दिया। गुजरात के अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय मंगोल सैनिकों ने लूट के माल में हिस्से का विवाद उठने पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह कुचल दिया और जमकर कत्लेआम हुआ। दो मंगोल अमीर शरण पाने के लिए भागकर रणथंभौर चले गए। अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि वे मंगोल अमीर मार दिए जाए या निकाल दिया जाए, लेकिन गरिमा तथा मांगने वालों के प्रति कर्तव्य की भावना से भरे था। अपने किले और सैन्य बल के प्रति आश्वस्त हमीर देव ने अखर कर जवाब भेजे। उसका यह मूल्यांकन बहुत गलत भी नहीं था, क्योंकि रणथंभौर राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था और पहले वह सफलतापूर्वक जलालुद्दीन खिलजी का सामना कर चुका था। अलाउद्दीन अपने मशहूर सिपाही सालारों में से एक की कमान में सेना भेजी, लेकिन हमीर देव ने उसे नुकसान पहुंचाकर पीछे धकेल दिया। अंत में स्वयं अलाउद्दीन ने रणथंभौर की और कुछ किया। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने, जो इस अभियान अलाउद्दीन के साथ था, किले और उसकी घेराबंदी का सजीव वर्णन किया। 3 माह की सख्त घेराबंदी के बाद जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी और सभी पुरुष मरने मारने के बाहर निकल आए। फारसी में जौहर का पहला विवरण यही है कि राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल भी मारे गए। यह घटना 1301 ईस्वी की है। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर दृष्टि उठाई, जो रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य। इससे अलाउद्दीन ने उसे झुकना आवश्यक समझा। इसके अलावा उसके राजा पुरतन सिंह ने खिलजी की सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से होकर गुजरात जाने की अनुमति न देकर उसे नाराज कर दिया। अजमेर मालवा मार्ग पर भी चित्तौड़ का नियंत्रण था। इस एक लोक कथा के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इससे हमला किया कि वह रतन सिंह की खूबसूरत महारानी पद्मिनी को पाना चाहता था। अनेक आधुनिक इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय बाद पहली बार इसका जिक्र किया गया। बाद में हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे और रंगीन बनाया। इस कथा में पद्मिनी सिंहला द्वीप की राजकुमारी है तथा रतन सिंह 7 समंदर पार करके ऐसे अनेक दुस्साहस के बाद जो असंभव लगते हैं उस तक पहुंचता और उसे चित्तौड़ लाता है। देखिए पद्मिनी की कथा इसी वृत्तांत का एक अंग है। सुल्तान ने एक ऐसी रानी का मुखड़ा देखने की मांग की होगी जो किसी और शासक की पत्नी थी। यह बात उतनी अविश्वसनीय जितना अविश्वसनीय यह विचार कि एक दर्पण में ही सही गरबीरे राणा ने उसे दिखाने की हामी भरी होगी। ऐसा सुझाव राजपूती सम्मान की भावना के लिए, जिसके लिए वे स्वेच्छा से जीवन होम कर देते थे, अपमानजनक होता। इससे राजस्थान के इतिहासकारों ने इस कथा को मानने से इनकार कर दिया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सख्त घेरा कसा। अनेक महीनों तक घेराबंद लोगों के शौर्यपूर्ण प्रतिरोध के बाद अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में किले पर धावा बोल दिया। राजपूत स्त्रियों जौहर के और अनेक योद्धा लड़ते हुए मारे गए। पद्मिनी और दूसरी रानियों ने भी जीवन का बलिदान किया, पर लगता है कि रतन सिंह जीवित पकड़ा गया और कुछ समय तक उसे कैद में रखा गया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे खिलजी खान के हवाले किया गया और चित्तौड़ को अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे
चित्तौड़ अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे खिरीज खान के हवाले किया गया और किले में एक मुस्लिम दस्ता रखा गया। कुछ समय बाद उसका भाई रतन सिंह के एक रिश्ते के भाई को सौंप दिया गया। अलाउद्दीन ने जालोर को रौंदा, जो गुजरात के रास्ते में पड़ता था। राजस्थान के दूसरे लगभग सभी प्रमुख राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के बाद किया गया। फिर भी लगता है उसने राजपूत राज्यों में सीधा प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं को शासन करने की अनुमति दी गई, पर उनको सुल्तान को नियमित खिराए देना पड़ता था और उसका आदेश मानना पड़ता था। अजमेर, नागौर आदि कुछ महत्वपूर्ण नगरों में मुस्लिम दस्ते नियुक्त किए गए। इस तरह राजस्थान को पूरी तरह वश में कर लिया गया। देखिए दक्कन और दक्षिण भारत की बात देखिए। राजस्थान की विजय पूरी करने के राजस्थान की विजय पूरी करने के पहले अलाउद्दीन मालवा को जीत चुका था, जो अमीर खुसरो के अनुसार इतना लंबा चौड़ा था कि होशियार भूगोल शास्त्री भी उसकी सीमाओं को निश्चय कर पाने में असमर्थ था। राजस्थान के विपरीत मालवा में प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित किया गया और उसे संभालने एक सूबेदार नियुक्त किया गया। देखिए 1306 और 1307 में के बीच अलाउद्दीन ने 2 अभियानों की योजना बनाई। पहला रायकरण के खिलाफ था, जो गुजरात से निकाले जाने के बाद मालवा की सीमा पर स्थित बगलाना पर राज कर रहा था। रायकरण बहादुरी से लड़ा पर लंबा प्रतिरोध न कर सका। दूसरा अभियान आपको देवगिरी के राजा राय रामचंद्र के खिलाफ था, जो रायकरण से गठजोड़ किए हुए था। इस फौज की कमान गुलाम मलिक काफूर को सौंपी गई। देखिए राय रामचंद्र ने काफूर के आगे समर्पण कर दिया। मलिक काफूर आगे समर्पण कर दिया। उसके साथ सम्मान का व्यवहार करके उसे दिल्ली भेज दिया गया, जहां कुछ समय बाद रायसन की उपाधि राय रायन को उपाधि देकर उसके इलाके उसे लौटा दिए गए। उसे 1 लाख तंकों का उपहार दिया गया और साथ में सुनहरी रंग का छत्र भी, जो राज तत्व का प्रतीक था। उसे गुजरात का एक जिला भी दिया गया। उसकी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन से हुआ। राय रामचंद्र के साथ यह गठबंधन दक्कन में अपनी शक्ति बढ़ाने में अलाउद्दीन के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। देखिए 1309 और 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियानों का 1309 और 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। एक तो तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल और दूसरा आपको द्वार समुद्र। देखिए आधुनिक कर्नाटक मालाबार और मदुरै तमिलनाडु के खिलाफ है। इन सुदूर अभियानों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसका आंशिक कारण यह है कि उन्होंने समकालीनों के कल्पना शक्ति को जागृत किया। अलाउद्दीन के दरबार के कवि अमीर खुसरो ने उन्हें एक पुस्तक का विषय ही बना डाला। यह अभियान दिल्ली के शासक की दिलेरी, आत्मविश्वास और दुस्साहस की गहरी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। मुस्लिम सेना परिवार दूर मदुरै तक जा पहुंची और अथाह संपत्ति लेकर वापस आए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चालुक्य और चोल साम्राज्यों के विनाश के बाद यद्यपि 1 सदी तक शासन व्यवस्था या समाज में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, तथापि उद्योग, व्यापार और कलाओं का समान विकास जारी रहा था। इसलिए ये क्षेत्र सोने और चांदी से भरे थे। इन मुहिमों ने दक्षिण की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रदान किया। हालांकि कोई नया भौगोलिक ज्ञान शायद ही प्राप्त हुआ हो। दक्षिण भारत के व्यापार मार्ग सुज्ञात थे और काफूर की सेना जब कैल तक पहुंची तो उन्होंने वहां मुस्लिम सौदागरों की एक बस्ती पाई। वहां के शासक की सेना मुस्लिम सैनिकों के एक दस्ता तक था। इन अभियानों जनता के बीच काफूर की इज्जत बहुत बढ़ाई था। अलाउद्दीन ने उसे साम्राज्य का मलिक नायब नियुक्त किया। पर राजनीतिक दृष्टि से इन अभियानों के प्रभाव सीमित थे। काफूर ने वारंगल और द्वार समुद्र के शासकों को शांति संधि के लिए अपने तमाम खजाने और हाथी सौंपने के और सालाना किराया देने का वादा करने पर मजबूर कर दिया। पर सबको पता था कि इनसे खिराज पाने के लिए हर साल एक अभियान चलाना पड़ेगा। मावर के मामले में तो ऐसा कोई औपचारिक समझौता भी नहीं हुआ। वहाँ के शासक जमकर लड़ने से बचते रहे। काफूर जितना लूट सकता था उसने लूटा। इसमें अनेक प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिर भी शामिल थे, जैसे चिदम्बरम आधुनिक मद्रास के पास का मंदिर, पर उसे तमिल सेनाओं को हराए बिना दिल्ली लौटना पड़ा।
अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उठी मुसीबतों के बावजूद अगले 1.5 दशक के अंदर उपरोक्त सभी दक्षिणी राज्यों का सफाया हो गया और उनके इलाके सीधे दिल्ली के प्रशासन में ला दिए गए। अलाउद्दीन स्वयं दक्षिणी राज्यों के प्रत्यक्ष प्रशासन के पक्ष में नहीं था। पर इस नीति में परिवर्तन का आरंभ उसके जीवन काल में हो चुका था। 1315 में राय रामचंद्र की मृत्यु हुई, जो दिल्ली का पक्का वफादार रहा था, किंतु उसके बेटों ने दिल्ली का जुआ उतार फेंका। मलिक काफूर फौरन चढ़ आया, बगावत को कुचलना और क्षेत्र का सीधा प्रशासन करने लगा। लेकिन अनेक बाहरी क्षेत्रों ने देखिए मलिक काफूर फौरन चढ़ आया, बगावत को कुचला और क्षेत्र का सीधा प्रशासन करने लगा। देखिए लेकिन अनेक बाहरी क्षेत्रों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जबकि कुछ राय के वंशजों के नियंत्रण में रहे। तख्त पर बैठने के बाद मुबारक शाह ने फिर देवगिरी को अपने अधीन किया और वहां एक मुस्लिम सूबेदार बैठा दिया। उसने वारंगल पर भी धावा बोलकर वहां के राजा को अपना एक जिला सौंपने और हर साल बतौर खिराज सोने की 40 ईंटें देने पर मजबूर किया। सुल्तान के एक गुलाम खुसरो खान ने मावर पर देखिए लूटपाट के लिए धावा बोला और समृद्ध कयर नगर को तबाह कर दिया, परंतु इस क्षेत्र को विजित नहीं किया गया। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के सत्तारोहण के बाद आगे बढ़ने की एक आबाद और जोरदार नीति अपनाई गई। सुल्तान के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को इस उद्देश्य से देवगिरी में नियुक्त किया गया। वारंगल के राजा ने निर्धारित खिराज नहीं दिया था। इस आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर वारंगल पर घेरा डाला। आरंभ में उसे पीछे हटना पड़ा। दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु की अफवाहें उड़ने के बाद दिल्ली की सेनाएं तितर-बितर हो गई और प्रतिरक्षकों ने उन पर टूटकर उन्हें भारी हानि पहुंचाई। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पीछे हटकर देवगिरी आना पड़ा। अपनी सेनाओं को पुनर्गठित करके उसने फिर हमला किया और इस बार राय से कोई रहमदिली नहीं दिखाई गई। इसके बाद मावर को जीतकर सल्तनत में मिला लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके बाद उड़ीसा पर हमला किया और भारी माल लेकर दिल्ली लौटा। अगले साल उसने बंगाल को अधीन बनाया, जो बलबन के समय से ही स्वतंत्र रहता आया था। इस तरह 1324 तक दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र मदुरै तक फैल गया। इस क्षेत्र का आखिरी हिंदू रजवाड़ा दक्षिणी कर्नाटक का कंपनी था, जिसका 1328 में अधिग्रहण किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के एक रिश्ते के भाई को जिसने बगावत की थी, वहां शरण दी गई थी। इस तथ्य ने हमले के एक सुविधाजनक बहाना प्रदान किया। सुदूर दक्षिण और उड़ीसा समेत पूरा में दिल्ली सल्तनत के इस आकस्मिक प्रसार ने बेपनाह प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं पैदा की, जिनका मोहम्मद बिन तुगलक को सामना करना पड़ा। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे कि उसने किस ढंग से इन समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया और इस बात से स्वयं सल्तनत पर किस प्रकार के दबाव डाले। देखिए यहाँ पर क्या कि आंतरिक सुधार और प्रयोग की बात यहाँ देखिए। आंतरिक सुधार आपके यहाँ पर है क्या? आंतरिक सुधार और प्रयोग आपके यहाँ पे है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब सत्तारूढ़ हुआ तब दिल्ली सल्तनत स्थिति साम्राज्य के मध्य भाग में अर्थात गंगा के ऊपरी द्वार अर्थात देखिए अर्थात गंगा के ऊपरी दोआब और उसके पूर्वी भाग में खासी मजबूत थी। इसकी बदौलत सुल्तानों ने अनेक आंतरिक सुधार और प्रयोग किए, जिनका यहाँ पर क्या, जिनका उद्देश्य प्रशासन को बेहतर बनाना, सेना को मजबूत करना, मालगुजारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कृषि के प्रसार और सुधार के उपाय करना था, तेजी से फैलते नगरों के नागरिकों कल्याण का प्रावधान करना था। देखिए ये सारे उपाय आपको सफल तो नहीं हुए, पर वे महत्वपूर्ण नए कदम अवश्य थे। कुछ अप्रयुक्त अनुभव की कमी के कारण असफल हुए, कुछ इसलिए कि उन पर समुचित विचार नहीं किया गया था और कुछ इसलिए कि निहित स्वार्थों ने उसका विरोध किया था। फिर भी इनसे यह पता अवश्य चलता है कि तुर्क राज अब एक सीमा तक अस्थायित्व पा चुका था तथा अब इसका सरोकार मात्र युद्ध और कानून व्यवस्था से नहीं था। देखिए बाजार पर नियंत्रण अलाउद्दीन की कृषि नीति देखिए यहाँ पे। बाजार पर नियंत्रण के अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में से एक था। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज शक्कर और भोजन पकाने के तेल से लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलाम लड़के लड़कियों तक सभी वस्तुओं के दाम तय करने की कोशिश की। इस मकसद से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों
मवेशियों के लिए। हर बाजार आपको सहाना नाम के उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जो सौदागरों का रजिस्टर रखता था और दुकानदार एवं कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की अनाजों की कीमतों का नियंत्रण मध्यकालीन शासकों का अस्थायी सरोकार था। क्योंकि नगरों के सस्ते अनाज की आपूर्ति के बिना वे नगरवासियों और वहां नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अतिरिक्त कारण भी थे। कहा गया कि बलबन के कारण केंद्रीय सेना 2 लाख थी, तो अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए देखिए, दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी रखने की आवश्यकता दिखा दी थी। इसलिए अगर वो कीमतों और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता, तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। अलाउद्दीन ने यह काम अपने स्वभाव के अनुसार समयक ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को उसने ऐलान किया कि दोआब क्षेत्र की अर्थात यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास करा की सरहद तक मालगुजारी की सीधे राज्य को दी जाएगी। मतलब यह था कि इस क्षेत्र के गांव किसी को इकता में नहीं दिए जाएंगे। मालगुजारी बढ़ाकर उपज की आधी कर दी गई। यह देखिए, यह किसानों पर एक भारी बोझ था। स्थिति से निपटने के जैसा कि हम आगे देखेंगे, अलाउद्दीन ने अनेक उपाय किए। राज्य की मांग को बढ़ाने तक आम तौर पर किसानों को उसकी नकद अदायगी अनिवार्य बनाने का नतीजा यह हुआ, किसान मजबूरन अपनी उपज को कम कीमत पर बाजारों को बेच देते थे, जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बंजारों का पंजीकरण किया गया और उनके एजेंटों और परिवार वालों कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। देखिए, इससे भी आगे बढ़कर राज ने अपने गोदाम भी बनाए और उन्हें अनाजों से भर दिया, जो आकार पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता रहता था। कोई दुकान अधिक दाम लेता या जाली बातों का प्रयोग करके धोखाधड़ी के प्रयास करता, तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी के अनुसार अकाल तक के दिनों में कीमतों में एक दाम या एक पैसा बढ़ोतरी की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मसलन गेहूँ 7.1/2 जीतर जो 4 जीतर और उम्दा 4-5 जीतर प्रति मन बिकते थे। यहाँ पे आपको है देखिए कि यहाँ पर एक टका 48 जीतर का होता था। 1 टका आपको 48 जीतर का होता था। अलाउद्दीन का मन आज के 15 किलोग्राम के बराबर था। इस तरह दिल्ली का एक नागरिक 1 टका चांदी का लगभग 1 रुपया से 96 किलोग्राम गेहूँ, 144 किलोग्राम चावल और 186 किलोग्राम जौ खरीद सकता था। आगे यहाँ पर आपको जो कहा उसको देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कि बर्नी का कथन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है। घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान का आवश्यक था, क्योंकि सेना को मुनासिब दामों पर घोड़ों की आपूर्ति के बिना उसकी दक्षता को बचाकर नहीं रखा जा सकता। गुजरात की विजय के फलस्वरूप घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया। उम्दा घोड़े सिर्फ राज को बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रथम श्रेणी के घोड़े की कीमत 100 से 120 टंके तय की थी, जबकि सेना के अनुपयुक्त एक टट्टू की कीमत 10 से 25 टके थी। देखिए, मवेशी और गुलामों की कीमतों पर भी सख्त नियंत्रण था। बर्नी ने विस्तार से उनके दाम दिए हैं। बर्नी ने मवेशियों और गुलामों के दाम साथ दिए हैं। इससे पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में दास प्रथा एक सामान्य प्रथा मान लिया गया था। दूसरी वस्तुओं और विशेषकर कीमती कपड़ों, इत्र आदि की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनकी कीमतें भी तय की गई थी, क्योंकि शायद यह महसूस किया जाता कि इन वस्तुओं की ऊँची कीमतों से आमतौर पर सभी कीमतें प्रभावित होगी, या हो सकता है कि अमीरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया गया हो। कहा गया कि उम्दा किस्म के कपड़े देश के विभिन्न भागों से दिल्ली लाने के मुल्तानी व्यापारियों को बड़ी पेशगी की रकमें दी जाती थी। फलस्वरूप दिल्ली उम्दा कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। इनकी कीमतें तय की गई और तमाम स्थानों के व्यापारी दिल्ली पर टूट पड़े। यहाँ से कपड़े खरीद कर ऊंची कीमतों पर कहीं और बेचे।
देखिए नकद रूप में को मालगुजारी को वसूली कर अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद वेतन दे सकता था। वह सल्तनत काल में शाह करने वाला पहला सुल्तान था। एक नई व्याख्या के अनुसार अलाउद्दीन भारी हथियारों से लैस एक सवार को 224 से देखिए 234 टंक के देता था और उससे दो घोड़े और जीन आदि रखने की आशा की जाती थी। एक मामूली सवार को जिसे दो अश्व कहते हैं, बिना जीन का केवल एक घोड़ा रखने के लिए कहा जाता था। दूसरा घोड़ा उसे राज की ओर से दिया जाता था। उसे 78 टन के अधिक मिलते थे। इस दृष्टि से अलाउद्दीन का तय किया हुआ वेतन कम था और इसके कारण बाजार पर नियंत्रण आवश्यक था। इतिहास का बनी विचार है कि बाजारों पर अलाउद्दीन के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू तथा अनाजों और दूसरी वस्तुओं मुनाफाखोरी वही करते थे। लेकिन मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ अधिकांश स्थायी व्यापार खुरासानियों के हाथ में था, जो मुसलमान थे, या मुल्तानियों के हाथों में था, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। लेकिन इसे अलाउद्दीन के कार्यों ने उनको भी प्रभावित किया। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका बर्नी ने उल्लेख नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम केवल दिल्ली पर लागू होते थे या समाज के दूसरे नगरों पर भी। बर्नी का कहना है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा दूसरे नगरों में भी व्यवहार होने लगता था। जो भी हो, सेना केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य नगरों में भी रखी जाती थी, पर इस बारे में निश्चयपूर्वक कुछ कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम सौदागरों को मूल्य नियंत्रण से शिकायतें रही होगी, वही सेना ही नहीं बल्कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अनाजों और दूसरी वस्तुओं के सस्ते होने से लाभान्वित हुए होंगे। देखिए बाजार पर यहाँ पे जो कहा गया, बाजार पर नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन आपको मालगुजारी प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दुआब के अनिर्दिष्ट क्षेत्रों अर्थात ऐसे क्षेत्र जिन्हें इक़्तिदारों को नहीं दिया गया है, वे मालगुजारी हर व्यक्ति के लिए खेती की जा रही जमीन की माप के आधार पर तय की जाएगी। इसका मतलब यह था कि गांव के अमीर और ताकतवर व्यक्ति जिनके पास अधिक जमीनें थी, अपना बोझ गरीबों के सर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि इस क्षेत्र के जमींदार जो खुद और मुकदम कहलाते थे, उतना ही कर दे जितना दूसरे देते थे। इसलिए उन्हें दूसरों की ही तरह दूध देने वाले और पशुओं और घरों पर कर देने पर और दूसरे गैर कानूनी महसूल त्यागने पड़े, जिनको वसूल करने की उन्हें आदत थी। बर्नी के सजीव भाषा में खूत और मुकदम अब तड़क भड़क से सुसज्जित घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते थे और ना ही पान चबा सकते थे, और वे इतने गरीब हो गए कि उनकी बीवियों को मुसलमानों घर जाकर काम करना पड़ता था। माप के आधार पर राय द्वारा इक़्तिदारों को न दिए गए इलाकों से मालगुजारी की सीधी वसूली की नीति तभी सफल हो सकती थी जब आमिर और दूसरे हाकिम ईमानदार होते। हालांकि अलाउद्दीन इन तत्वों को इतना वेतन देता था कि वे आराम से रह सके, पर उसने इस पर भी जोर दिया कि उनके खातों की सख्ती से जाँच की जाए। कहा गया कि छोटी छोटी चूकों पर उन्हें पीटा जाता था और कैद में डाल दिया जाता था। बर्नी कहता है कि उनका जीवन इतना अशोषित हो गया था कि कोई उनसे अपनी बेटी भी हराना नहीं चाहता था। निसंदेह यह अतिशयोक्ति है, क्योंकि आज की तरह तब भी सरकारी नौकरी इज्जतदार समझी जाती थी, और सरकारी नौकर चाहे वो हिंदू या मुसलमान शादी के बारे में पहली पसंद होते थे। देखिए हालांकि बर्नी ऐसे लिखते हैं जो मानो उपरोक्त सभी कदम मात्र हिंदुओं के खिलाफ उठाए गए हों, पर बात यह स्पष्ट है कि ये मुख्यतः देहातों के सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ थे। लेकिन इन कदमों को एक प्रकार समाजवादी कदम शायद ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये मूलतः एक आपात स्थिति से अर्थात मंगोलों के खतरों से निपटने को उठाए गए थे। जहाँ तक बाजार नियंत्रण का प्रश्न है, शायद अलाउद्दीन के लिए केवल अनाज जैसी बुनियादी वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करना बेहतर रहता होगा। देखिए बेहतर रहा होता। देखिए पर जैसा कि समकालीन लेखक बर्नी का कथन है, उसने टोपियों से मोजे तक, कंघियों से सुइयों तक, सब्जियों और शोरबों और मिठाइयों से चपातियों तक हर चीज़ के दाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके कारण उलझा भरे कानून बने जिनके हनन के प्रयास होते थे और उन पर सख्त दंड दिए जाते थे। इससे रोष पैदा होता था। अलाउद्दीन की कृषि नीति निश्चित ही निर्मम थी और उससे साधारण किसानों को भी प्रभावित किया होगा। पर यह इतनी कठोर भी नहीं थी कि वे विद्रोह करते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, पर इससे अनेक लाभ भी अवश्य प्राप्त हुए। देखिए बर्नी हमें बताता है कि इन नियमों के साथ अलाउद्दीन ने एक विशाल और सुदक्ष सवार सेना खड़ी की, जिसके बलबूते उसने बाद के मंगोल हमलों को भारी नरसंहार करके नाकाम कर दिया और उनको सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। अलाउद्दीन के मालगुजारी संबंधी देहाती क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की एक और महत्वपूर्ण कदम था।
आगे चलकर इन सुधारों ने शेरशाह और अकबर के खेती हर सुधारों के आधार का काम किया। देखिए मोहम्मद तुगलक के प्रयोग अब यहाँ देखिए। देखिए मोहम्मद तुगलक के प्रयोग देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए और खेती में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का शासन का 1324 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अर्थों में अपने दौर के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वह धर्म और दर्शन का विद्वान था तथा आलोचनात्मक और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वह मुस्लिम सूफियों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू योगियों और जिन प्रभावशाली जैसे जैन संतों के साथ भी विचार विमर्श करता था। इस बात को अनेक कट्टर उलमा धर्मशास्त्री पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने उस पर जिन्होंने उस पर बुद्धिवादी होने का आरोप लगाया। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता। वह योग्यता के आधार पर लोगों को, चाहे वे कुलीन वंश के हो या ना हो, उच्च पद देने के लिए तैयार रहता था। दुर्भाग्य से उसमें जल्दबाजी और बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि उसके अनेक प्रयोग असफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। देखिए मोहम्मद तुगलक का शासन का अशुभ परिस्थिति में शुरू हुआ। बंगाल के खिलाफ एक सफल मुहिम के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट रहा था। सुल्तान के शानदार स्वागत के मोहम्मद तुगलक के आदेश पर जल्दबाजी में लकड़ी का एक पंडाल बनाया गया। जब पकड़े गए हाथियों की नुमाइश चल रही थी तो जल्दबाजी में खड़ा किया गया पंडाल गिर पड़ा और सुल्तान उसमें दबकर मर गया। इसमें अनेक अफवाहें पनपी कि मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता को मारने की योजना रखी थी। यह कि अल्लाह का कहर था और यह भी कि दिल्ली के मशहूर संत निजामुद्दीन औलिया का साथ था, जिनको सुल्तान ने सजा देने की धमकी दी थी आदि। देखिए सत्तारोहण के शीघ्र बाद मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए उनमें सबसे विवादास्पद राजधानी का दिल्ली से देवगिरी को तथाकथित स्थानांतरण था। जैसा कि हमने देखा कि देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रसार का आधार रह चुका था। राजकुमार के रूप में स्वयं मोहम्मद तुगलक वहाँ अनेक वर्ष गुजार चुका था। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के प्रयास से गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां पैदा हुई थी। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली के शासन को विजातीय शासन का समझते थे और उसके अंतर्गत बेचैन हो रहे थे। वहाँ के अनेक मुस्लिम अमीरों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया था। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के एक रिश्ते के भाई गुरसाब का था, जिसके खिलाफ सुल्तान को स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी। लगता है कि सुल्तान देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण कर सके। 17वीं सदी के लेखक फिरिश्ता के अनुसार सुल्तान कुछ सलाहकारों ने दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन मालवा का नाम सुझाया था, जिसकी स्थिति अनुकूल थी और इसी कारण से प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन सुल्तान देवगिरी को वजह देता था क्योंकि उससे वो अधिक परिचित था। वहाँ का वातावरण अच्छा था और वह भारत के प्रमुख नगरों में से एक था। इस तरह देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाने का फैसला कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, वह बल्कि एक सुविचारित था। ना ही उसने राजधानी के सभी लोगों को वहां जाने का आदेश दिया। इतिहास का वर्णित कथन है कि नगर अर्थात कुतुब मीनार के इर्द गिर्द के पुराने नगर के खल अर्थात लोगों को वहां जाने का आदेश दिया गया। लेकिन बर्निन यहाँ खल के शब्द का प्रयोग साधारण जनता के लिए नहीं बल्कि गणमान्य व्यक्तियों के लिए किया है। सुल्तान ने अनेक हाकिमों, उनके अनुयायियों और अनेक सूफी संतों समेत व्यक्तियों को देवगिरी जाने का निर्देश दिया, जिसका नाम अब दौलताबाद रखा गया है। देखिए लगता है कि इन लोगों पर स्थान परिवर्तन के लिए काफ़ी सरकारी दबाव डाला गया। ये लोग अपने परिवार दासों आदि के साथ वहां जाएं, इसकी निगरानी रखने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। सुल्तान उनके लिए घर खरीद कर उनको आवंटित कर दे, उन्हें खुलकर सहायता दी गई और दौलताबाद उनके रहने के प्रबंध किए गए। बाकी जनता को वहाँ ले जाने कोई प्रयास नहीं किया गया। सुल्तान की अनुपस्थिति में भी दिल्ली एक बड़ा और आबाद नगर बना रहा। देखिए हालांकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाया था, यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में सराय बनवाई, पर दौलताबाद फिर भी 1500 किलोमीटर अधिक था। अनेक व्यक्ति यात्रा के कष्टों और गर्मी के कारण मर गए, क्योंकि यह यात्रा गर्मी के मौसम में की गई थी। जो लोग दौलताबाद पहुंचे उनमें से बहुतों को घर की याद सताने लगी, क्योंकि वे सदियों से दिल्ली में रहे थे और उसे ही अपना घर समझते थे। इस कारण काफ़ी असंतोष फैला। कुछ वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का फैसला किया। इसका मुख्य कारण यह था कि जल्द ही उसे पता चल गया कि जिस तरह वे दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह दौलताबाद उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता। देखिए देवगिरी
को दूसरी राजधानी बनाने का प्रयास तो असफल रहा, पर इस जनप्रवाह के कई दूरगामी लाभ हुए। इससे संचार में सहायता, उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे से अधिक करीब आए। उलेमा में जो लोग दौलताबाद गए उनमें से अनेक वहीं बस गए, और वे लोग दक्कन में उन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार के माध्यम बन गए जिनको तुर्क अपने साथ लेकर उत्तर भारत में आए थे। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बीच तथा स्वयं दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक लेन देन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन सांकेतिक मुद्रा देखिए, इस समय मोहम्मद तुगलक ने एक और कदम उठाया, अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। एक मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है, इसलिए आज दुनिया के सभी देशों के पास सांकेतिक मुद्राएं आमतौर पर कागजी मुद्राएं हैं, ताकि उन्हें सोने चांदी की आपूर्ति पर निर्भर न रहना पड़े। 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई थी। व्यापार के प्रसार के साथ अधिकाधिक सिक्कों की आवश्यकता भी होने लगी थी। इसके अलावा चीन में कुबलाई खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। लेकिन ईरान के मुगल शासक गाजन खान ने भी इसका प्रयोग किया था। मोहम्मद तुगलक ने कांसे की एक मुद्रा चलाने का निश्चय किया जो चांदी के टंके जितने ही मूल्य का हो। भारत के विभिन्न भागों में इस मुद्रा के नमूने पाए गए हैं और ये संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का विचार भारत में नया था, तब व्यापारियों को और साधारण जनता को भी इसे स्वीकार करने के प्रेरित करना कठिन था। अगर सरकार लोगों को जारी मुद्रा धारने से रोक पाती तो मोहम्मद तुगलक सफल भी हो सकता था, लेकिन सरकार ऐसा ना कर सकी और जल्द ही बाजार में इन नई मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हो गया। अंत में मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने कांसे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के देने का वादा किया। इस प्रकार बहुत से लोगों नई मुद्राओं का विनिमय किया, लेकिन उन जारी मुद्राओं को नहीं बदला गया जिनकी जांच से पता चल गया था। ये सिक्के किले के बाहर ढेर लगा दिए गए और बर्निंग और वर्षों तक वहीं पड़े रहे। लेकिन इन दोनों प्रयोगों की असफलता से सुल्तान की प्रतिष्ठा आंच आई और धन की बर्बादी भी हुई, पर सरकार जल्द ही संभल गई। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की जो 1333 में दिल्ली आया था, इन प्रयोगों के कुछ हानिकारक प्रभाव दिखाई नहीं दिए, पर चांदी कमी पर काबू पाने के मोहम्मद तुगलक ने चांदी और अन्य घटिया धातु के मिले जुले सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। इन चांदी के टकों से भिन्न बतलाने के लिए टंक एशिया अर्थात काले टंक कहा जाता था, ये आम हो गए, अर्थात शेरशाह सूरी और मुगलों के दौर में ही हटाए गए। लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक गंभीर समस्या का सामना मोहम्मद तुगलक को करना पड़ा था। वह थी सीमा सुरक्षा। प्रशासन, विशेषकर राजस्व प्रशासन ने और अमीरों के साथ संबंधों ने भी कुछ गंभीर समस्याएं पैदा की। पिछले पृष्ठों हम पंजाब मंगोल सत्ता के निरंतर प्रसार के और दिल्ली पर उनके हमलों के कारण दिल्ली सल्तनत के सामने पैदा गंभीर समस्याओं को देख चुके हैं। अपने अंदरूनी झगड़ों के कारण मंगोल तब तक काफ़ी कमजोर हो चुके थे, पर अभी भी इतने शक्तिशाली थे कि पंजाब और दिल्ली के पास के क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सके। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अपने नेता तमीज सीरीन के नेतृत्व में मंगोल सिंध में घुस आए और उनका एक दल तो दिल्ली से कोई 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया था। झेलम के पास एक जंग में मोहम्मद तुगलक न सिर्फ मंगोलों को हराया बल्कि कलानौर पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय तक उसका राज सिंधु पार पेशावर तक फैला हुआ था। इससे पता चलता है कि दिल्ली का सुल्तान अब मंगोलों पर आक्रमण करने की स्थिति में था। देवगिर से वापसी के बाद गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के सुल्तान ने एक बड़ी सेना भर्ती की। बरनी कहते हैं कि सुल्तान का इरादा खुरासान और इराक पर कब्जा करना था। मोहम्मद तुगलक का सही इरादा जानने का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है उसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा की पुनर्स्थापना हो, अर्थात हिंदू कुश और कंदहार तक मध्य एशिया से भागे हुए अनेक शाहजहादों और दूसरे लोगों ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में शरण ली थी। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि इस क्षेत्र में मंगोलों को भगाने का यह अच्छा अवसर है। साल भर बाद सांकेतिक मुद्रा चलाने के प्रयास की असफलता तथा मंगोलों के संबंध में सुधार के बाद और सिपाहियों को नकद वेतन देने में कठिनाइयां आने कारण सेना भंग कर दी गई। इस बीच मध्य एशिया में स्थिति तेजी से बदली। कालांतर में तैमूर ने अपने नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध दिया और भारत के एक नया खतरा पैदा कर दिया। भारत का एक नया खतरा पैदा हो गया। खुरासान परियोजना के प्रभाव खुरासान परियोजनाओं के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। ना इसे कराची की मुहिम की गडमडन किया जाना चाहिए। यह मुहिम हिमालय के कुमाऊं पहाड़ियों में आपको चलाई गई थी। एक आधुनिक इतिहासकार के अनुसार इस मुहिम की दिशा कश्मीर की ओर थी, ताकि चीन की ओर से अर्थात
शिनकियांग से घोड़ों की आमद पर नियंत्रण किया जा सके। चीन पर विजय हासिल करना कभी इसका उद्देश्य नहीं था। जैसा कि बाद कुछ इतिहासकारों ने सुझाया है देखिए क्या है। सफलता के बाद सेना हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में दूर तक चली गई और मुसीबत में फंस गई। कहा जाता है कि 10,000 की सेना में बस 10 व्यक्ति वापस लौटे। फिर भी ऐसा लगता है कि पर्वतीय राजाओं ने दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। बाद में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा की पहाड़ियों में भी एक मुहिम चलाई। इस तरह पहाड़ी क्षेत्र पूरी तरह असुरक्षित हो गए। देखिए मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधार अनेक कदम उठाए, उनमें से अधिकांश दोआब क्षेत्र में आजमाए गए। मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को नहीं मानता था। खूतों और मुकददमों गांव के मुखिया को मामूली किसानों के दर्ज तक गिरा दिया गया। पर राज्य के लिए मालगुजारी का एक मुनासिब भाग वो अवश्य चाहता था। उसने जिन उपायों की पैरवी की उनके दूरगामी प्रभाव पड़े, पर उसके शासनकाल में वे बुरी तरह असफल रहे। यह कहना कठिन है कि उपाय बुरी योजना बंदी कारण असफल हुआ या अनुभवहीन अधिकारियों के द्वारा दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण। देखिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में ही गंगा के दोआब में एक गंभीर किसान विद्रोह हो चुका था। देखिए किसान गांव से भाग खड़े हुए तथा मोहम्मद तुगलक ने उनको पकड़कर सजा देने के कठोर कदम उठाए थे। देखिए इतिहासकारों का मत है कि परेशानी मालगुजारी का अधिक मूल्यांकन कारण पैदा हुई थी। हालांकि अलाउद्दीन के काल की तरह राज्य का भाग उपज का आधार है, पर वास्तविक रूप से किसानों पर भार बढ़ गया क्योंकि मालगुजारी मनमाने ढंग से तय की जाने लगी, न कि वास्तविक उपज के आधार पर। उपज को मुद्रा में बदलने के दाम वर्षों तक तबाह रखा, स्थिति को और भी बिगाड़ा। मवेशियों और बीजों के लिए और कुओं की खुदाई के लिए भी राहत के प्रयास बहुत देर से शुरू हुए। दिल्ली में इतने लोग मरे कि हवा भी महामारक हो उठी। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 2.5 बरस तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, जो दिल्ली से 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के किनारे स्थित था। दिल्ली लौटने के बाद मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कृषि के प्रसार और सुधार की एक योजना आरंभ की। उसने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया। वह सारा क्षेत्र को विकास प्रखंडों में बांट दिया गया। यह सारा क्षेत्र को विकास प्रखंडों में बांट दिया गया। हर प्रखंड का प्रमुख एक अधिकारी था, जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का प्रसार करना तथा उन्हें बेहतर फसल उगाने के प्रेरित करना, जैसे जौ की जगह गेहूं की जगह गन्ने की जगह अंगूर खजूर वगैरह। यह योजना मुख्यतः इसलिए असफल है कि इस उद्देश्य के चुने गए व्यक्ति अनुभवहीन और बेईमान निकले और उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए पैसे हड़प लिए। इसलिए परियोजना के लिए ऋण के तौर पर दी गई बड़ी रकमों की वसूली न हो सके। सभी संबंधित लोगों का सौभाग्य था कि इसी बीच मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज तुगलक ने यह कर्ज माफ कर दिए। लेकिन कृषि के प्रसार और सुधार के मोहम्मद तुगलक की अपनाई हुई नीति बेकार नहीं गई। फिरोज ने उसे जारी रखा और बाद में अकबर ने उसे और जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी के पूर्वांत में आपको मैप यहाँ पर दिया गया है। देखिए मोहम्मद तुगलक को एक और समस्या का सामना करना पड़ा, अमीरों की समस्या का। चहलगानी तुर्कों के पतन और खलजी वंश के उदय के बाद अलग अलग नस्लों के मुसलमानों में से अमीर बनाए जाने लगे। इनमें नव धर्मांतरित भारतीय मुसलमान शामिल थे। मोहम्मद तुगलक ने आगे बढ़कर इन लोगों को नौकरी ही नहीं दी, जबकि वे कुलीन वंशों के नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ को तो उच्च सरकारी पद भी दिए गए। इनमें से अधिकांश न मुस्लिमों के वंशज थे, हालांकि कुछ हिंदू भी इनमें शामिल थे। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये लोग आपको अशिक्षित थे या अपने काम में निकम्मे थे, लेकिन पहले के दौर के पदाधिकारियों ने, जो पुराने कुलीन वंशों के थे, इस नीति का गहरा विरोध किया। इतिहासकार बर्नी ने इसे मोहम्मद तुगलक की भर्त्सना का मुख्य आधार बनाया है। मोहम्मद तुगलक ने विदेशियों का स्वागत किया, जिनमें मंगोल भी शामिल थे, पर विशेषकर खुरासान के लोग और मध्य एशिया के तुर्क शामिल थे। इस तरह मोहम्मद तुगलक का कुलीन वर्ग अनेक अलग अलग तत्वों पर आधारित था। देखिए ना उनमें एकजुटता की कोई भावना विकसित हो सकी, ना सुल्तान के प्रति वफादारी की। दूसरी ओर साम्राज्य के विशाल आकार ने विद्रोह के लिए और स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र की स्थापना का अनुकूल अवसर प्रदान किए। मोहम्मद तुगलक की क्रोधी और जल्दबाज प्रकृति ने
देखिए यहाँ पर मोहम्मद तुगलक की क्रोधी और जल्दबाज प्रकृति था, जिन पर वह विरोध या अनिष्टा का शक करता था, उनको घोर दंड देने के रुझान ने इस प्रवृत्ति को और भी मजबूत किया। देखिए इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जहाँ दिल्ली सल्तनत का चरमकाल था, वहीं देखिए वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया का आरंभ भी था। देखिए तीसरा देखिए दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन, फिरोज और उसके उत्तराधिकारी। देखिए तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हुए। महत्वाकांक्षी कुलीनों के विद्रोह कोई नई बात नहीं थी, खासकर बाहरी क्षेत्रों में। अधिकांश मामलों में सुल्तान केंद्रीय सेना और वफादार कुलीनों के दल की सहायता से उन्हें कुचलने में सफल रहे। मोहम्मद तुगलक की कठिनाइयाँ अनेक थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में एक के बाद एक विद्रोह हुए। बंगाल में मावर, तमिलनाडु में वारंगल में कंपिली, कर्नाटक में पश्चिमी बंगाल में अवध में था, गुजरात और सिंध में। देखिए मोहम्मद तुगलक किसी पर भरोसा नहीं करता था, पूरा भरोसा तो नहीं करता था। मोहम्मद तुगलक किसी पर भरोसा नहीं करता, पूरा भरोसा तो नहीं ही करता था। इसलिए वह विद्रोह को कुचलने के लिए देखिए यहाँ पर क्या, इसलिए वह विद्रोह को कुचलने के लिए इसलिए वह विद्रोह को कुचलने के देश के इसलिए वह विद्रोह को कुचलने के लिए देश के एक से दूसरे भाग तक भागता रहा और अपनी सेनाओं को उसने चूर कर डाला। दक्षिण भारत के विद्रोह सबसे गंभीर था। आरंभ इस क्षेत्र में स्थानीय सूबेदारों ने विद्रोह किया। देखिए सुल्तान भाग का दक्षिण भारत पहुंचा। कुछ समय बाद सेना में प्लेग फैल गया। कहा गया कि 2/3 सेना प्लेग की भेंट चढ़ गई। यह ऐसी चोट थी जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कभी उबर ना सका। दक्षिण भारत से सुल्तान की वापसी के कुछ ही समय बाद वहाँ हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के नेतृत्व में एक और विद्रोह हुआ। उन्होंने एक छोटा सा राज कायम कर लिया जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यही विजयनगर साम्राज्य था जो जल्द ही पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। इसने उत्तर दक्कन में कुछ विदेशी कुलीनों में इससे उत्तर दक्कन में कुछ विदेशी कुलीनों ने दौलताबाद के पास एक और राज कायम कर लिया जो बढ़कर बहमनी साम्राज्य बन गया। इसने इन दो उल्लेखनीय साम्राज्यों की उपलब्धियों खाका हम बाद के एक अध्याय में पेश करेंगे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध की बगावतों को भारी प्रयास के बाद ही कुचल सका। मोहम्मद तुगलक और अभी सिंध में ही था कि वह चल बसा और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा। देखिए मोहम्मद तुगलक की नीतियों से कुलीनों में और सेना में भी गहरा असंतोष पैदा हो गया। सुल्तान का टकराव मुस्लिम धर्मशास्त्री और सूफी संतों से भी हुआ था जो बहुत प्रभावशाली था, पर मोहम्मद तुगलक की अलोकप्रियता को बहुत बढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। जब वह राजधानी से लंबी मुद्दतों तक दूर रहा, तब भी दिल्ली, पंजाब, उत्तर भारत में तथा साम्राज्य के दूसरे भागों में प्रशासन ढंग से चलता रहा। सत्तारोहण के बाद फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के आसन विघटन को रोकने की समस्या झेलनी पड़ी। उसने कुलीनों, सेना और धर्मशास्त्री को तुष्ट करने की नीति अपना और ऐसे क्षेत्रों पर ही अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जिनको केंद्र से आसानी से प्रशासित किया जा सके। देखिए इस कारण उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से स्वामित्व का दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने बंगाल में 2 अभियान चलाए और दोनों में असफल रहा। इस तरह देखिए यहाँ पर क्या, इस तरह बंगाल सल्तनत से निकल गया। तो भी सल्तनत अभी भी उतनी बड़ी तो थी ही जितनी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में थी। फिरोज ने जाजनगर उड़ीसा के राजा के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसने वहां मंदिरों को नष्ट किया और बहुत सारा माल लूटा, मगर उड़ीसा के अधिग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया। उसने पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा के खिलाफ भी एक अभियान चलाया। उसके सबसे लंबे अभियान गुजरात और ठट्ठा के विद्रोह से निपटने के लिए थे। ये विद्रोह कुचल तो दिए गए, मगर कच्छ के रण में रास्ता भटककर सेना को भारी तकलीफ उठानी पड़ी। फिर देखिए यहाँ पर क्या, इस तरह फिरोज किसी भी अर्थ में कोई बड़ा सैनिक नेता नहीं था, पर उसका काल शांति और शांत विकास का काल था। उसने ऐलान किया कि कोई कुलीन मरेगा तो उसके इक्ता और उसके पद का उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा। बेटा ना हो तो दामाद होगा, और ना भी देखिए और वह भी ना हो तो उसका गुलाम होगा। कुलीनों के इक्ता की खाता बही की जाँच के समय उनकी और कोई बकाया निकलने पर कुलीनों और उनके अमलों को यातना देने की नीति भी फिरोज ने बंद कर दी। इन कदमों से कुलीन गदगद हो गया था। गुजरात और ठट्ठा के मामूली विद्रोह को छोड़ दे तो उसके कारण कुलीनों के विद्रोह नहीं हुए, लेकिन पदों और इक्तों को पुश्तैनी बनाने की नीति का आगे चलकर हानिकारक साबित होना निश्चित था। इसके कारण नौकरियों में एक तंग दायरे से बाहर के योग्य व्यक्तियों की भर्ती का अवसर कम होगा और सुल्तान एक छोटे से अल्पतंत्र पर निर्भर हो गया।
फिरोज ने विरासत का सिद्धांत सेना पर भी लागू किया। पुराने सैनिकों को शांति के साथ आराम करने और अपनी जगह अपने बेटों या दामादों को, और वे भी ना हो तो दासों को भेजने की अनुमति दे दी गई। इन सैनिक को नकद वेतन न देकर गांव की मालगुजारी के हिस्से दिए जाते थे। इसका मतलब यह था कि एक सैनिक अपनी तनख्वाह वसूली के लिए गाँव में जाता और इस तरह सेवा से अनुपस्थित रहता था। फिर किसी बिचौलियों को ठेका दे देता था, जो उसके मूल्य का आधा या एक तिहाई उसे देता। इस तरह दीर्घकालिक दृष्टि से सैनिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। पूरा सैन्य प्रशासन ढीला पड़ गया और सैनिक बाबुओं को रिश्वत देकर हाजिरी के समय बेकार घोड़े पेश करने लगे। उदारता की गलत धारणा के रूप में एक बार सुल्तान ने स्वयं एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया ताकि वह हाजिरी लगाने वाले बाबू को रिश्वत दे सके। फिरोज ने अपने को सच्चा मुस्लिम बादशाह और अपने राज को सच्चा मुस्लिम राज जताकर धर्मशास्त्रियों को भी अपने खींचने का प्रयास किया। वास्तव में इल्तुतमिश के समय से ही राज्य की प्रकृति का गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति राज की नीति को लेकर कट्टर धर्मशास्त्री और सुल्तानों के बीच खींचतान चलती आ रही थी। जैसा कि कहा गया कि इल्तुतमिश के काल से और विशेषकर अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के काल में सुल्तानों ने धर्मशास्त्रियों को यह छूट नहीं दी कि वे राज की नीति तय कर सके। उन्होंने लूटपाट के लिए सेना को व्यस्त रखने के लिए भी हिंदू राजाओं के खिलाफ जिहाद किए। धर्मशास्त्री को संतुष्ट रखने के अनेकों उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। न्यायपालिका और शिक्षा व्यवस्था निश्चित ही धर्मशास्त्रियों के हाथों में रही। बाहरी तामझाम और दिखावे के बावजूद फिरोज ने मूल बातों में अपनी पूर्ववर्ती सुल्तानों की नीति को जारी रखा। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसने धर्मशास्त्रियों को राज की नीति तय करने की छूट दे दी, पर उसने धर्मशास्त्रियों को अनेक महत्वपूर्ण रियायतें दी। उसने उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जिन्हें कट्टर धर्मशास्त्री गैर इस्लामी समझते थे। उदाहरण के लिए उसने संतों के मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। उसने ऐसे अनेक मुस्लिम पंथों का दमन किया जिनको धर्मशास्त्री विधर्मी समझते थे। फिरोज के समय में ही जजिया एक अलग कर बना। देखिए, पहली मालगुजारी का हिस्सा होता था। देखिए, फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया देने से मुक्त रखने से इनकार कर दिया क्योंकि शरीयत में इसका प्रावधान नहीं था। इससे सिर्फ स्त्रियां, बच्चे, वे अपंग और रोगी बीमार लोग मुक्त थे जिनके पास जीविका कोई साधन नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने जनता, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, के सामने प्रवचन कर एक ब्राह्मण को इस आधार पर सार्वजनिक रूप से जला डाला कि यह बात शरीयत के खिलाफ थी। देखिए, इसी आधार पर उसने यह आदेश जारी किया कि उसके मन के सुंदर भित्ति चित्र खुरच दिए जाए। लेकिन वह संगीत का सर्जक था तथा अपनी कठोरता के बावजूद शराब का शौकीन था। फिरोज तुगलक के ये तंग विचार निश्चित हानिकारक थे। साथ ही वह पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए ताकि हिंदू आचार विचार की बेहतर समझ मिल सके। उसके शासनकाल में संगीत, आयुर्विज्ञान और गणित के अनेक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया। फिरोज ने अनेक अमानवतावादी कदम भी उठाए। उसने चोरी और दूसरे गुनाहों के लिए हाथ, पैर, नाक आदि काटने जैसे अमानवीय दंड बंद कर दिए। उसने गरीबों के मुफ्त इलाज के अस्पताल बनवाए और कोतवालों को बेरोजगारों की सूची बनाने का आदेश देता तथा गरीबों की बेटियों के दहेज दिए। मुमकिन है कि इन कदमों का बुनियादी उद्देश्य अच्छे परिवारों को मुसलमानों की सहायता करना रहा हो जिनके बुरे दिन आ गए थे। इसी बात मध्यकाल में राज की सीमित प्रकृति पता चलता है। तो भी फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज का काम केवल दंड देना और कर वसूल करना ही नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था भी है। देखिए, मध्यकाल के संदर्भ में कल्याण के इन सिद्धांत की घोषणा एक मूल्यवान घोषणा थी और फिरोज उसके लिए श्रेय का अधिकारी है। देखिए, देश के आर्थिक सुधार में फिरोज की गहरी दिलचस्पी थी। उसने सार्वजनिक निर्माण का एक बड़ा विभाग बनाया जो उसका निर्माण कार्यक्रम चलाता था। फिरोज ने अनेक नहरों की मरम्मत कराई और अनेक नई नहरें खुदवाई। सबसे लंबी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी। देखिए, सबसे लंबी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी जो सतलुज से निकलकर हांसी तक आती थी। देखिए, एक और नहर यमुना से निकलती थी और दूसरी नहरें सिंचाई के लिए थी और फिरोज के बसाए कुछ नगरों तक जल पहुंचाने के लिए भी। हिसार आज का हरियाणा और फिरोजाबाद आज उत्तर प्रदेश के नाम
नाम से ये नगर आज मौजूद। देखिए फिरोज ने एक और कदम उठाया जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों पक्ष से। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जब भी किसी भी स्थान पर आक्रमण करे तो सुंदर और सुसंगठित नौजवान लड़के चुनकर गुलामों के रूप में सुल्तान के पास भेजे। इस तरह फिरोज ने धीरे धीरे कोई 1 लाख 80 हज़ार गुलाम जमा कर लिए। इनमें से कुछ ने विभिन्न हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण दिलाकर पूरे समाज में सहायक कारखानों में नियुक्त किया। दूसरे को लेकर क्या दूसरों को लेकर उनके सैनिक दस्ते बनाए उनके सैनिक दस्ते बनाए जो सीधे सुल्तान पर निर्भर थे और इससे उसे आशा थी कि वे पूरी तरह वफादार रहेंगे। देखिए यह नई नीति नहीं थी। हम देख चुके हैं कि भारत के आरंभिक तुर्क सुल्तान गुलामों की भर्ती क्या करते थे। खलजियों काल में यह प्रथा कुछ कमजोर तो पर समाप्त नहीं हुआ। देखिए पर अनुभव से यह साफ हो गया कि भरोसा नहीं किया जा सकता है कि गुलाम अपने मालिक के वंशजों के प्रति वफादार हैं। देखिए जल्द ही वे कुलीनों से अलग एक भिन्न समूह बन जाते थे। 1388 में जब फिरोज की मृत्यु हुई तो वही प्रशासनिक और राजनीतिक समस्या उठ खड़ी हुई जो हर सुल्तान की मौत के बाद उठा करती थी। सुल्तान और कुलीनों के बीच शक्ति संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया। इस स्थिति से स्थानीय जमींदार और राजाओं ने लाभ उठाकर स्वतंत्रता के दावे किए। फिरोज के गुलामों का सक्रिय हस्तक्षेप और तख्त पर अपना व्यक्ति बैठाने का प्रयास इस स्थिति में एक नया आयाम था। फिरोज का बेटा सुल्तान मुहम्मद उन्हीं की सहायता से अपनी स्थिति को संभाल सका, लेकिन उनके अनेक गुलामों को मारकर और कैद करके तथा बाकियों को बिखरा कर उनकी ताकत को तोड़ना उसके आरंभिक कदमों में एक था। लेकिन महत्वाकांक्षी कुलीनों और अक्खर राजाओं को न तो सुल्तान मोहम्मद नियंत्रित कर सका और न उसका उत्तराधिकारी नसरुद्दीन मोहम्मद जिसने 1393 से 1412 तक शासन किया। शायद इसके प्रमुख कारण फिरोज के वह सुधार थे जिन्होंने कुलीनों को बहुत मजबूत और सेना को बहुत कमजोर बना दिया था। सूबों के सुविधा स्वतंत्र हो गए और दिल्ली का सुल्तान दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके तक सीमित होकर रह गया। एक मस्खरे ने कहा भी था कि मखरे ने कहा भी था कि जहाँ पर दिल्ली के सुल्तान की पदवी दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। देखिए दिल्ली के वर्तमान हवाई अड्डे के निकट का क्षेत्र को बोलते हैं दिल्ली के पालम बोलते हैं। दिल्ली के वर्तमान हवाई अड्डे के क्षेत्र को बोलते हैं पालम। अब क्या दिल्ली सल्तनत कमजोरी को दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 में आने और बदतर बनाया। तैमूर एक तुर्क था पर चंगेज से रक्त संबंध का दावा करता था। तैमूर ने 1317 में अपनी विजय यात्रा आरंभ की थी तथा धीरे धीरे सीरिया में आक्सस पार तक और दक्षिण रूस से सिंध तक के पूरे इलाके पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। भारत उसका धावा लूटपाट के लिए था। इसका मकसद पिछले 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जमा की हुई उसकी संपत्ति कब्जा करना था। दिल्ली सल्तनत के पतन कारण कोई इस धावे का सामना करने वाला नहीं था। तैमूर की सेना ने दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न नगरों की बेरहमी से तबाह कर लूटा। फिर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसे तहस नहस कर डाला। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान पुरुष, स्त्रियां और बच्चे जान शांत हो बैठे। तैमूर के आक्रमण ने देश में कमजोर शासन के सामने तैमूर के आक्रमण ने देश में कमजोर शासन के सामने आने वाले खतरों को एक बार फिर स्पष्ट किया। भारत से बड़े पैमाने पर दौलत, सोना चांदी, जवाहरात आदि का दोहन इसका परिणाम था। तैमूर अपने साथ वहीं बड़ी संख्या में दस्तकारों को भी ले गया जहां जैसे राजगीरों संगत रासों, बड़हियों आदि। उनमें से कुछ ने उनकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में योगदान दिया। उसने ऐसी नीति उन ईरानी नगरों में बरती थी जिन पर उसने कब्जा किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव कम ही पड़ा। तो भी तैमूर के आक्रमण को दिल्ली में सुल्तानों के शक्तिशाली शासन करने वाले चरण के अंत का सूचक माना जा सकता था। हालांकि तुगलक वंश जैसे 1412 तक घिसकता रहा। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए किसी एक शासक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने देखा कि मध्यकाल कुछ अस्थायी चलने वाली समस्या थी, जैसे शासक और कुलीनों के बीच के संबंध की समस्या, स्थानीय राजा और जमींदारों से टकराव की समस्या, क्षेत्रीय और भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या आदि। अलग अलग सुल्तानों ने अपने ढंग से इन समस्याओं से निपटने की कोशिश की, पर उनमें से कोई इस स्थिति में नहीं था कि इन अस्थायी तत्वों का प्रभाव मिटाने के समाज में बुनियादी तब्दीलियां कर सकता। इस तरह राजनीतिक ताने बाने बिखराव की स्थिति सतह से ठीक नीचे जाती रही।
जाती रही थी जा रही थी देखिए, तथा केंद्रीय प्रशासन की कोई भी कमजोरी ऐसे घटनाक्रमों को जन्म देती थी जो राजनीति विघटन कारण बन जाती थी। देखिए, गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत समाज के अति विस्तार ने प्रतिक्रियाओं की जिस श्रृंखला को जन्म दिया था, फिरोज उसे सीमित करने में सफल रहा। उसने कुलीनों और सैनिकों के तुष्टीकरण के लिए अनेक सुधार लागू किए, पर जैसा कि हमने देखा, इन्होंने केंद्रीय प्रशासन तंत्र को ही कमजोर कर दिया। 1200 से 1400 तक के काल में भारत के जीवन में अनेक विशेषताएं देखी गई। 1200 से लेकर 1400 तक के काल में भारतीय जीवन में अनेक नई विशेषताएं देखी गई, जैसे शासन व्यवस्था, जनता के जीवन और दशाओं में परिवर्तन तथा कलाओं में वास्तुकला का विकास। ये देखिए, ये एक अन्य अध्याय के विषय है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ चैप्टर 7 पूरी तरह से फिनिश होता है और चैप्टर 8 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।